हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक तिवारी और पोएटिक आत्मा पे बॉलीवुड डायरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन सिंगर जो कि मेरे भी अजीज हैं, हमारे अहबाब हैं, यूवी सिंगर भाई। और यूवी सिंगर भाई आज बॉलीवुड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम सब लॉकडाउन में फंसे हैं, तो यूवी भाई भी लॉकडाउन में क्वारंटीन पीरियड में अपने घर में है। तो यूवी भाई, कैसे हैं आप? हाय, सबसे पहले सबको हेलो। आपको हेलो। हाय हाय, जितने भी लोग हैं। और मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो अभिषेक भाई? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबकी तरह लॉकडाउन पीरियड में मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से ये सब खत्म हो और लोग वापस से अपने काम पे लौटें, दुनिया पहले की तरह हो और भगवान सबको सुख समृद्धि दे। हाँ भाई, बहुत दिन हो गए हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50 डेज नाउ। क्या क्या कि बॉम्बे में थोड़ा सा पहले शुरू हो गया था लॉकडाउन। मतलब एक्चुअल लॉकडाउन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ना जैसे मॉल्स थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे, वो धीरे धीरे पहले ही बंद होने लगे थे, एक्चुअल 24 मार्च से पहले। तो हमारा काम तो ऑलरेडी 10 दिन पहले से ही खत्म हो चुका था। तो वी वर एट होम। मुझे मेरे को लास्ट मैंने सिर्फ सिर्फ सारेगामापा की जी टीवी पे जो सारेगामापा आता है, उसकी एक शूट की है। उसके बाद से हम लोग सब घर पे हैं। और आज 40 दिन से ऊपर हो गए, मतलब घर पे ही बैठे हैं। यूवी भाई, आप एक बहुत ही खूबसूरत वादियों का शहर हिमाचल का, लाइक सपाटू से आपका राब्ता है। उससे पहले आप शायद कुल्लू मनाली या चंबा वाले साइड से हैं। आप तो आप वो जो हिमाचल की जो जर्नी है, हिमाचल से बॉलीवुड की, वो थोड़ा सा लोगों को बताइए कि कैसे हुआ ये सब। एक्चुअली मैं पैदा हुआ हूँ धर्मशाला, कांगड़ा बोलते हैं इसको, कांगड़ा कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटा सा गांव है दरगेला। तो वो, मतलब मेरे घर से धर्मशाला सामने दिखता है। और हार्डली 2-3 किलोमीटर का एरियल डिफरेंस है। तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ, लेकिन मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ। तो मेरे डैडी सुबातू में थे, भी किया। तो आपको पता है सुबातू शिमला के पास एक छोटी सी आर्मी सुबातो एरिया। कैंट, कैंटोनमेंट है। हाँ, सुबातू कैंट, हाँ हाँ। तो वो 14 GR बोलते हैं उसको, फर्स्ट फोर रेफरल्स। तो उनका ट्रेनिंग सेंटर है। तो हाँ जी। वहाँ पे रहता था। और बस वहां से निकल के फिर सीधा आपको बॉम्बे में दिख रहे हैं हम। कैसे कैसे हुआ ये सब, जो स्कूलिंग एंड ऑल, और जो ये सिंगिंग है, लाइक आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से शायद सिंगिंग में मास्टर्स भी किया है। और जी। आपका संगीत में जो रुचि रही वो हमेशा से रही, और जिसकी वजह से आज आप एक सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, तो वो सब कैसे हुआ? भाई एक्चुअली पहले तो सुबाथू से ही थोड़ा शुरू करता हूँ। सुबाथू में बहुत छोटी सी जगह थी, तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था मैं। तो वहाँ पे सहगल सर थे, KL सहगल जी। उनका नाम डॉक्टर KL सहगल है। एंड वो हिमाचल के बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं, और क्लासिकली ट्रेंड। और उनकी आवाज़, उनको रफ़ी साहब भी बोला जाता है, हिमाचल के रफ़ी साहब। हिमाचल के तो मोहम्मद रफी। हाँ, मोहम्मद रफ़ी। तो मैं उनसे सीखना शुरू किया था। उन्होंने मेरे, मतलब जो जहन में मुझे जो बताया कि मुझे गाना आता है, तो ही वॉज द फर्स्ट मैन और फर्स्ट गुरु कह सकते हैं। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। और मुझे याद है वहाँ से 10th करने के बाद मैं, मतलब 12th करने के बाद मैं चंडीगढ़ आया। और मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ली थी मुझे, मतलब मैंने CET क्लियर किया था। और आई वॉज डूइंग BE। लेकिन फिर किसी कारणवश मुझे ऐसा लगा कि यार, आई एम नॉट मेड टू, मतलब मेड फॉर इंजीनियरिंग और समथिंग एल्स। तो मुझे लगा कि मुझे गाना गाना चाहिए। तो फिर मैंने 1 साल इंजीनियरिंग करने की वो छोड़ के BA म्यूजिक में एडमिशन ली। दैट वाज अ रादर टफ डिसीजन। और उसमें मेरे डैडी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला कि जो तुम्हें पसंद है वो करो लाइफ में। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई। और वहाँ पे जब ग्रेजुएशन में जो हमारे सर थे, डॉक्टर हरविंदर सिंह, प्रोफेसर हरविंदर सिंह बोलते हैं। एंड वो अभी भी चंडीगढ़ में है, GCG है।
GCG 11। तो वहाँ पे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है म्यूजिक के। एंड वो मास्टर्स की क्लासेस लेते हैं। तो मैंने उनसे विधिवत मतलब एज अ गुरु उनको गुरु बनाया, और उसके बाद उनसे शिक्षा लेनी शुरू की। और ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से मतलब क्या कहते हैं वो, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स में पास की। तो आई गॉट बस आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए एडमिशन ली। तो वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर यशपाल जी हैं, आगरा घराने के। तो ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब मैंने एडमिशन ली थी एमए में। तो वहाँ से सीखना शुरू किया। और वो दौर बहुत अच्छा था, मतलब हरविंदर सर से सीखते थे, यशपाल सर से सीखते थे। तो जर्नी ऐसी रही है वो। फिर वहाँ से सीखने के बाद एमए करने के बाद अगेन आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो करने के बाद फिर मैं बॉम्बे की तरफ आना हुआ मेरा। तो बॉम्बे, बॉम्बे। जाहिर सी बात है कि क्योंकि हिमाचल की जो जिंदगी है बड़ी शांति भरी जिंदगी है, सुकून भरी जिंदगी है, और बॉम्बे की जो लाइफ है दैट इज वेरी फास्ट पेस्ड। तो वो कैसे हुआ, लाइक कैसे आपने खुद को ढाला, यहाँ पे एडजस्ट किया? इनिशियली कुछ अटपटा सा लगा हो कि मैं यार कितने सुकून वाले शहर में रहता था, क्योंकि चंडीगढ़ भी बहुत सुकून के लिए जाना जाता है और बॉम्बे बहुत बहुत तेज शहर है। तो वो जो ट्रांजिशन और जो एक जो स्टेज था ट्रांजिशन का, वो कैसे गुजरा और वो कैसे आपने अडेप्ट किया खुद को? यार आप तो खुद हिमाचल में रह चुके हो, आपको पता है, शिमला में आप रहे हो। तो हिमाचल की लाइफ जो है ना, बड़ी स्लो है। स्लो बिल्कुल एंड बहुत स्टेडी। स्लो है। बिल्कुल स्लो एंड हाँ। सुकून भरी। तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। मतलब अगर किसी की लड़ाई हुई है तो वो सबको पता होता है कि आज इसकी लड़ाई हो गई है। आज खुश है, घर से खुश खुश निकला है, तो सबको पता होता है कि आज बंदा खुश है। तो ऐसी जगह से जब मैं चंडीगढ़ गया था, मुझे तो चंडीगढ़ ही पहले बड़ा लगता था। मुझे लगता था यार कैसी जगह पे पहुंच गए। लेकिन जब मैं बॉम्बे आया, तो बॉम्बे तो मैं जब शुरू में, मुझे याद है, मैं जब एक बार यहाँ का माहौल देखा। मैं मैं पूना आया था पहले। पूना में मेरा एक दोस्त था, नरजंग थापा। तो ही वॉज इन आर्मी। तो उसने मुझे ये कहा था कि यार तू पहले ऐसे कर, बॉम्बे चलते हैं, मतलब पूना चलते हैं, मेरे साथ ही रहना बैरक में, आर्मी बैरक में। और वहां से अप डाउन करना बॉम्बे के लिए कुछ दिन। तो मैं जब मुझे याद है वो जुलाई का महीना था, बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में, और मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे पहुंचा था। और जब रेलवे स्टेशन में पहुंचा था, तो मुझे पता है हमारे वहाँ पे ईस्ट वेस्ट का कोई चक्कर नहीं होता है, मतलब आपको पता है, ना चंडीगढ़ में ना। तो अ, मैं तो एक्चुअली रेलवे से यूज भी फर्स्ट टाइम जिंदगी में तभी किया था जब मैं यहाँ पे आया था। अदरवाइज ऑलवेज स्कूटर्स, बाइक्स और अपने बसेस में ट्रेवल करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी लाइफ में, जबकि मैं एमए कर चुका था। और यहाँ पे आया तो बारिश हो रही थी, बहुत बारिश थी। और उस बारिश में मेरे को बहुत देर तक ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब मैंने जिंदगी में ऐसी भीड़ नहीं देखी थी कभी। तो बड़ी एक हंसी वाली बात है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, सॉरी। तो लीजिए लीजिए, इट्स योर्स, आपका वक्त पूरा। हाँ, तो ट्रेन आ रही थी मेरे सामने, मतलब मैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मुझे ये भी नहीं याद है कि कौन सा प्लेटफॉर्म था, 1 2 3 4 5। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने सर ये ऊपर वी लिखा है, तो वी का मतलब क्या है? बोलते वी का मतलब है विरार। सर विरार ना, ये कोई जगह है? तो और ये मतलब सारी ऐसे मैंने पता करता रहा। तो वसई जाना था किसी के पास, मुझे याद है बॉम्बे में एक वसई करके एक जगह थी। तो बस सही है, किसी ने सही मेरे है। को एक रेफरेंस दिया था कि उनके पास चले जाना, शायद वो आपकी हेल्प कर पाए। तो मैंने किसी से पता वता करके वहां पे खड़ा हो गया। तो एक ट्रेन आई तो वो फुल भरी हुई, बाहर तक ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे गोल। तो वैसे ही हर जो भी गाड़ी आ रही है उसके सामने बोगी में इतने इतने बाहर तक लटके हुए हैं लोग। तो मुझे लगा कि जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता था सुबह में, जब कोई बस आती थी भरी हुई,
तो हमें पता होता था कि ये भरी हुई बस आई है तो नेक्स्ट खाली आएगी। तो वैसे ही सोच के मैं खड़ा, मुझे लगा कि ये भरी हुई ट्रेन आई है तो नेक्स्ट खाली आएगी। तो नेक्स्ट ट्रेन आई, वो भी भरी आई। तीसरी आई, वो भी भरी हुई आई। और ऐसे ना मैं कम से कम 6 ट्रेन मैंने छोड़ी मेट्रो की। और फिर किसी को पता किया, मैंने, भाई साहब यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है आज, मैंने कुछ कोई त्योहार व्यवहार है क्या? तो वो बंदा समझ गया कि ये ना बाहर से आया है। तो बहुत नया हंसा आदमी मेरे है। ऊपर। बोलता आपको जहाँ जाना ना, आप ये जो से आ रही है ट्रेन चढ़ दो, नहीं तो आप रात तक ऐसे ही खड़े रहोगे और ये ट्रेन खाली मिलेंगी आपको। तो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था यहाँ पे। मेरे साथ भी ऐसा ही किस्सा था जब मैं बॉम्बे आया। मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन था, और आपको पता है कि जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं ना, उन्हें उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर कि हम तो बहुत अच्छा गाते हैं या बहुत अच्छा करते हैं। एंड फाइनली मुझे किसी के यहाँ ज्यादातर ऐसे पहले ही होता जाना है। था, क्योंकि ऑडिशन ऑडिशन नेक्स्ट डे था। तो जब मैं आया ना, तो मैं भी ऐसे ही खड़ा रहा, पर मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं पूछता रहा। मुझे लगा यार कैसा शहर है, बड़े रूड लोग हैं। हम तो लाइक लखनऊ में या हिमाचल या कहीं और पूछते हैं, लोग पूरा एड्रेस बताते हैं, कई बार छोड़ के भी आ जाते हैं। यहाँ कोई बता के हाँ राजी बिल्कुल। नहीं है। और फिर एक ने जब बात की ना, यूवी भाई, तो उसने मुझे एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया मेट्रो ट्रेन में चढ़ने का। बोलता, आप भीड़ में जाके खड़े हो जाओ, भीड़ खुद पीछे से धक्का मारेगी, आप ट्रेन में चढ़ जाओ। बस जैसे ही अंदर और घुसे, जो धक्का होता है मारेगी उसको उतर जाओगे। पकड़ लेना। हाँ, उस बार को पकड़ लेना, वरना तुम बाहर रह जाओगे, गिर जाओगे, सामान मत लेके जाना, बैग पैक हो जाएगा। और और वो मेरे साथ भी रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक पीसफुल जगह से आने वाला आदमी, और वो भी हिमाचल, चंडीगढ़, क्योंकि बहुत शांत जिंदगी है, उसके बाद बॉम्बे में जी। आके एडजस्ट करना आसान नहीं होता। पर आपको शुरुआत में कौन कौन सी दिक्कतें आई बॉम्बे में? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये ट्रैवलिंग था, सबसे बड़ा जो कम्यूटिंग था ना। बिकॉज मैं शुरू शुरू में, मैं भाईंदर एक जगह है बॉम्बे में, तो मैं भाईंदर में रहता था। तो भाईंदर से सिर्फ एक ही रास्ता था कि आप ट्रेन में ही आ सकते हो बोरीवली तक, उसके बाद आप कहीं पे भी जाना हो तो आप जा सकते हो। तो मैं वहां से, मुझे जब मैं ट्रेन में आता था तो वो जो जद्दोजहद थी ना, इतनी भीड़ होती थी, इतना रश होता था। मैं बड़ा तैयार व्यार होके निकलता था घर से, और जब मैं बोरीवली उतरता था तो ऐसा लगता था जैसे मुझे कम से कम 100 लोगों ने मारा हुआ होता है। तो बाल बिखरे हुए, कई बार तो वो बटन यहाँ से तोड़ देते थे लोग, मतलब ऐसे इतनी भीड़ होती थी, टूट जाते थे यहाँ पे। आदत नहीं थी ना। तो कई बार तो ऐसे ही होता था, मतलब कभी यहाँ से फट गई है अपनी शर्ट, कभी किसी ने खींच लिया है, कभी कोई चढ़ने नहीं दे रहा है, कभी धक्का देके बाहर निकाल दिया है, गिर गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी, और उस वक्त मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि मैं, भगवान जल्दी से सिंगर बन जाऊँ। उस वक्त मैं सबसे पहले, मेरे दिमाग में आता था, मतलब भगवान सबसे पहले ना इस भीड़ से बचाओ, कोई ऐसा कोई रास्ता निकालो कि मैं, ये कम्यूटिंग जो है ये खत्म हो जाए। तो वो ली, मैं उसके बाद मलाड में रहने लगा। और बहुत बहुत दिक्कत थी, मतलब क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई था नहीं, जान पहचान नहीं थी किसी से। और शुरू में ये नहीं समझ आता था कि मुझे जाना कहाँ है, मतलब मैं शुरू कहाँ से करूँ, किससे बात करूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में गाने के लिए आया हूँ। तो मुझे याद है, हम बुक्स पढ़ते थे, फिल्मी दुनिया और ये सब। तो उसमें ना अंधेरी का नाम बहुत आता था, अंधेरी, जुहू। तो अंधेरी मैंने, यार ईस्ट, यही अंधेरी। जगह है। तो फिर मैंने वो जीरो किया कि मेरे को यहाँ पे जाना है। तो वहां जाके, मतलब कहीं पे भी उतर गए और पता किया कि सर जुहू कहाँ है, किसी से जुहू उधर है। जुहू निकल के अमिताभ बच्चन का बंगलो है, वहां देख लिया, ये राजेश खन्ना जी का बंगलो है। तो ये ऐसे पता करते 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 मैं एक होटल में गया, वहाँ पे होटल जुहू, जुहू होटल, वहाँ के मैनेजर से मिला। तो मैंने उनको, मतलब मैं गाता था, तो मैंने उनको बोला, मैंने, सर मैं गाना गाता हूँ, फिर आप, फिर मुझे पता लगा कि जुहू होटल एक होटल है, तो यहाँ पे भी सैटरडे संडे को लोग आते होंगे। तो अगर मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे पाऊँ एज अ सिंगर, तो मतलब मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मुझे, मेरे को कुछ ऐसा लगा कि कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ रहने का सोर्स मिल जाएगा। तो लकीली ऐसा हुआ कि जुहू होटल में तो मेरे को कोई काम नहीं मिला।
लेकिन वो जो मैनेजर थे, एक उनका नाम सुनील भाई है यार, उसके बाद मेरे को कभी नहीं मिले, वो एक ही बार मिले हैं जिंदगी में। पर उनका नाम मुझे याद है। तो सुनील भाई ने मुझे साजिद भाई का नंबर दिया कि वो हमारे यहाँ पे ना बिलियर्ड्स खेलने आते हैं, पूल, और आप उनसे मिलो, मेरा नाम लेना। तो मेरी सफर ऐसा शुरू हुआ, और मैंने साजिद भाई को फोन किया। सेकंड या थर्ड टाइम उन्होंने मेरे को बुला लिया कि चलो भाई तू घर पे आ जा। तो मैं उनसे जाके मिला, एंड दे वर क्वाइट नाइस पीपल, साजिद एंड वाजिद। तो उस वक्त वो भी ऊपर उठ रहे थे, तो मतलब उनका नाम हो चुका था, लेकिन वो टॉप पे नहीं थे उस वक्त। ये कब तो की बात है ऐसी लगभग? मेरी शुरुआत है। तो ये कम से कम 12 साल पहले की बात है, अराउंड 12 years। 2002 के आसपास की। हाँ। तो वहां से फिर मैं उनसे मिला, और उन्होंने मेरा गाना वाना सुना। तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो एक गलतफहमी जो छोटे शहर से आने वाले लोगों के साथ होती है, जो मेरे साथ भी हुई थी। अ, अगर हम अच्छे दिखते हैं तो हमें लगता है कि बॉम्बे को हमारी ज़रूरत है, और बॉम्बे में अच्छे दिखने वालों की कमी है, और मैं तो जाऊंगा और हीरो बन जाऊंगा। यकीनन। ऐसा ही सिंगर्स के भी होता है। ऐसे सिंगर्स के साथ भी होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी जगहों से आते हैं ना, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, तो हमें लगता है कि बॉम्बे तो बस मेरा ही वेट कर रहा है। जैसे मैं बिल्कुल। पहुंचूंगा और वो बोलेंगे कि भाई कहाँ था, यूवी तू खा था कहाँ। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आके जो धक्के खाने शुरू हुए, और इसलिए नहीं कि धक्के इसलिए खाए कि मतलब मैं अच्छा सिंगर नहीं था, मैं सिंगर अच्छा ही था, लेकिन कंपटीशन बहुत था अभिषेक भाई, इतना बिल्कुल, कंपटीशन था। और आप सीजन थे, और वैसे आप वैसे भी सीजन थे। आप पीक के आए हो। तभी भी उसके बाद इतनी मुश्किल हुई। कंटिन्यू हाँ, कीजिए आप। और सीजन होने के अलावा ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो हम लोग गाना जब जब सीखते हैं, मे भी आप समझ सको इस बात को। हम जब क्लासिकल सीखते हैं, या फिर मैं आपको एक अलग तरह से एग्जांपल देता हूँ, सबके लिए सबको समझ आएगा। अगर एमबीए करते हैं, या हम लोग एमबीबीएस करते हैं, तो हम वैसे हम मतलब नॉर्मली सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी हमें नहीं होती है पता। एमबीए करने के बाद भी आपको वैसे ज्ञान सारा हो जाता है, सारी नॉलेज हो जाती है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में काम कैसे करना वो नहीं पता। तो मेरे लिए वही था, जब मैं यहाँ पे आया और सब देखा, तो यहाँ की जो टेक्निकल जो सिंगिंग थी ना, अ लिटिल डिफरेंट। तो जो हम क्लासिकल सीखते हैं, जो हम क्लासिकल क्लासेस में सिखाया जाता है, वो काम आता है सुर में रहने के लिए। लेकिन फिल्मी गाने को कैसे निभाना है, कैसे गाना है, शब्द कैसे बोलने हैं, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे आपको वॉइस कम करनी है, वो डायनेमिक्स उतार चढ़ाव, उस यहाँ आगे सीखा। फिर वो जब लोगों को देखना शुरू किया, जैसे साजिद वाजिद ने, मैं आपको बीच की बात भूल गया कि वाजिद भाई ने मुझे बोला कि देखो अभी हम लोग भी ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको चांस दे पाएंगे अभी फिलहाल, लेकिन सिंस यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन म्यूजिक, तो तुमने सीखा हुआ है, तुम क्लासिकल सीखे हुए हो, तो वी नीड अ असिस्टेंट। तो अगर हो सके तो हमारे साथ आप असिस्टेंट रह सकते हो। और वाह वाह वाह। कल को आपकी किस्मत सही हुई और ऐसा कोई चांस बना, मतलब कोई वादा नहीं था। तो बोला कि अगर आपकी किस्मत ने काम किया, आपका चांस लगा, तो हो सकता है आपको करने का मौका भी मिल जाए शायद। तो ऐसे करके शुरू हुआ। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस था, सीखने के अलावा, क्योंकि मैंने लता आशा जी को अपने सामने गाते सुना, सोनू निगम जी को, उदित जी, कुमार सानू, अ, अलका जी, अरिजीत, ये सब मतलब धीरे 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 करके जो अभी तक के लोग हैं, मैंने शायद ही ऐसा कोई सिंगर है जिसको अपने सामने गाते नहीं सुना है। तो वो जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था ना, शुरू शुरू में जब ये, उस वक्त सोनू निगम का टाइम था, सोनू निगम छाए हुए थे, उस वो जब आके गाना गाते थे, तो हमें समझ आता था कि यार गाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। और एक्चुअली रिकॉर्डिंग इज अ डिफिकल्ट। आजकल नहीं, आजकल थोड़ा सा आसान भी हो गया है,
टेक्नो आ टेक्नोलॉजी गया। इतनी आगे आ गई। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आजकल तो आप ठीक से थोड़ा सा बोल दो तो उसको हम गाना में तो सभी गा रहे हैं आजकल। लेकिन आज से बिल्कुल। 12-15 साल पहले, 12-13 साल पहले ऐसा नहीं था। तो इट वॉज डिफिकल्ट। आपको सुर का बहुत पक्का होना पड़ता था, बहुत अच्छा गाना पड़ता था, तो आपको काम मिलता था। यूवी भाई, ये जो क्लासिकल जैसे आपने बताया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यूवी भाई, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग हैं जो सीख के आते हैं क्लासिकल, और कई कई लड़के ऐसे होते हैं कि जो जोश जोश में मुंबई आ जाते हैं, उसके बाद मुंबई में रहते हैं, फिर मुंबई में सीखना शुरू करते हैं। तो तो इसका जो डिफरेंस है, ये इसका कितना इम्पैक्ट होता है? अभिषेक भाई, मतलब मैं इसका आपको ना, अ, मुझे जो लगता है कि आपको सीख के आना चाहिए। अगर आप बिना सीखे आ रहे हो तो आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो, और आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लग जाएगा, और अंधेरे में तीर छोड़ा हुआ शायद लग भी जाए, लेकिन बिना सीखे यहाँ पे आ जाना, कुछ नहीं होना है। मैंने आज तक एक भी सिंगर, जितने भी टॉप पे आए हैं अभी तक, जितने भी सिंगर्स जो बने हैं कुछ, मैंने उनमें से एक भी ऐसा नहीं देखा जो जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस या सीखने का, जरूरी नहीं कि क्लासिकल सीखे हुए हों, बैंड्स, जैसे हम कॉलेज में बैंड्स में बना लेते हैं, फिर अ, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें गाते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कि हम बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे मेरी आवाज़ अच्छी है, देखो मैं गाता अच्छा हूँ, मेरे मेरे दोस्त सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, और उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार नेक्स्ट उन्होंने तो ही है। तो ऐसा सोच के भी बहुत सारे लोग आ जाते ये सच बोला आपने, हैं। और ये आपने सच बोला। ये बिल्कुल सच है कि यार दोस्त, गर्लफ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को इतना हद से ज्यादा भरोसा हो जाता है कि उनको ये लगता है कि हमारा ही बच्चा सोनू निगम में, बाकी बाकी सारे पानी कम में। हाँ, और वो ना, खुद को इतना विश्वास हो जाता है, वो उम्र ऐसी होती है, उसमें ऐसा लगता है कि यार मेरे को ये 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जब वो होता है ना, वो जैसे आप पेड़ से गिर गए, खजूर से गिर गए, वो होता है यहाँ पे आके। आप अपनी तरफ से पहाड़ पे होते हो, और यहाँ पे आके लोग ना आपको गिरा देते हैं पहाड़ करके, और बहुत जोर से आवाज आती है, और दर्द होता है जब आपको लोग ये बताते हैं कि तेरे को कुछ भी नहीं आता भाई, तुम अच्छा नहीं गाते हो। और वो जो तमाचे लगते हैं ना, वो बहुत खराब होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे अभी भी बोलता हूँ, बॉम्बे आना बुरी बात नहीं है, लेकिन आ, एक एम लेके आओ, और एम को तैयारी करें। बनाने के, एम लेने से पहले उसकी तैयारी करो। अगर तैयारी तैयारी नहीं करें। करोगे तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ रोना पड़ेगा, और कुछ नहीं होता है। फिर आप एक टाइम आता है जब इतने हताश हो जाते हैं आप, कई लोग तो घर जाने लायक ही नहीं रहते हैं, कई लोग रोते रहते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, और अ, इस तरह की मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। हाँ, तो कई सीखना लोग जरूरी है। बहुत हताश होके, निराश होके, देखा है मैंने बॉम्बे में कि कई अच्छे नाम हैं जो एक बार को चढ़े और उसके बाद काम मिलना बंद हो गया, एंड देन फाइनली उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो या तो अपने आप को खत्म कर लें या अपनी जिंदगी से दूर चले जाएं, और जाहिर सी बात है उससे उनके पीछे वालों को बहुत दर्द होता है। तो आप सही बिल्कुल, बोल रहे हैं। बिल्कुल, अगर तैयारी पूरी नहीं है और अगर तैयारी में कमी है तो हमें दुख ही झेलना पड़ेगा, दुख ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यूवी भाई, मैं कभी ऐसा आपको हुआ बताता हूँ। कि हाँ बताइए। हाँ, आप बताइए बोलिए, आप बताइए। बोलिए। कभी ऐसा हुआ कि नहीं, आप कुछ जैसे कुछ कुछ जब आप आए, एक पीसफुल सी जगह से आए हो आप, और जाहिर सी बात है क्योंकि हिमाचल में हमारी जरूरतें या चंडीगढ़ में जरूरतें बहुत लिमिटेड है, और मुंबई में जी, आना है तो बिना पैसे के आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते हैं। आपको ट्रैवल करना है तो पैसा चाहिए, काम करने जाना है तो पैसा, कुछ भी करना है पैसा चाहिए। और जी। ऐसा कभी वक्त भी आया कि जब आपको ये लगा कि मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और काम कम है, कभी ऐसा हुआ है? सर, मैं जब आया था मेरे पास तब भी पैसे नहीं थे। तो खत्म ही थे पैसे, तो थे ही नहीं कभी।
तो मेरी लाइफ तो बड़ी खराब सी रही है, और पैसे के कारण लाइफ में कुछ ऐसी अ, बुरी घटनाएं देखी हैं लाइफ में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब मेरे मेरे बड़े भाई की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो अ, मैं पैसे की कमी के कारण अ, बॉम्बे से हिमाचल पहुंच नहीं पाया था। मैं उसको देख नहीं पाया। तो ये मतलब इससे बड़ा मेरा ख्याल से किसी के साथ भी नहीं होता होगा ऐसा है, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वापस जाने के लिए ही पैसे नहीं है। और तो वो मैंने वो ही वक्त देखा। तो ये हम सबके साथ होता है, उसके कभी ना अलावा कभी होता है। कई बार पैसे होते हैं, वक्त नहीं होता, आप खा नहीं सकते। कई बार खाना बहुत है, वक्त बहुत है, पर मन नहीं है। अब जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में देखिए क्या करोगे आप, कितना खा लोगे आप, क्या कर लोगे। तो ये दुनिया क्या कर विशेष लोगे? सर्कल है। बिल्कुल, मतलब वो एक विशेष सर्कल है, बट ये यही सच्चाई जो है शायद आपको आपको इतना महान बनाती है या इतना ग्राउंडेड बनाती है, क्योंकि हम शायद अपने रूट से जुड़े हैं। जब यूबी को देखता है कोई भी, मैंने क्योंकि पर्सनली मैं आपसे मिला हूं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं। तो शायद ये जो आप जैसे हम्बल लोग हैं, मुझे लगता है ये अच्छाई भी पे ऑफ करती है। और यकीनन आपको भी हुई कि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, और वहां से शुरुआत से लेके फेविकॉल तक का सफर कैसा रहा, कैसे हुआ। तो हम्बलनेस तो सबसे ज्यादा काम आती है अभिषेक भाई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अ, आप अच्छा गाते हो और आप अच्छा कमाते हो, या मैं जो भी कुछ करता हूँ, मान लो कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं स्टार बन गया, मेरे पास सब कुछ हो गया, मेरे पास गाड़ी होगी, घर हो गया, फैमिली होगी, लेकिन इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम घमंडी क्यों हो जाएं? क्योंकि जो मैंने किया है वो अपने लिए किया है। अगर मैंने बहुत अच्छा गाया तो अपने लिए गाया, उसका फायदा मुझे हो रहा है, मेरी फैमिली को हो रहा है। तो उससे मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ? लोगों को कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मैं इस बात पे घमंड करता हूँ और उसके बाद मैं किसी से ढंग से बात नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है इससे घटिया बात ही नहीं है कोई लाइफ में। तो एक तो ये तो हम्बलनेस का हो गया, और दूसरी बात ये कि मैंने जहाँ से गाना सीखा है, मेरे गुरु वो बहुत ही हम्बल थे। उन्होंने लाइफ में गाने के अलावा अच्छा कैसे रहना है ये बहुत सिखाया। और हिमाचल का परवरिश आपको पता है, वहाँ पे लोग वैसे ही सीधे साधे होते हैं, और मतलब जो बहुत तेज भी होते हैं वो भी यहाँ के मतलब सीधे साधे लोगों के बराबर होते हैं। बिल्कुल, तो ये सही बोला आपने, ये सही बोला। तो अ, हमेशा से ना माँ बाप से वैसी ही शिक्षा मिली थी, हम्बल रहो, कुछ नहीं रखा है। तो वो ना करते करते वो हम्बलनेस जिंदगी में रह गई। इसका नुकसान भी हुआ है और फायदा भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि, पहले नुकसान बताता हूँ। नुकसान ये होता है कि बॉम्बे ना, यहाँ की भाषा में बताता हूँ, शानों की जगह है। यहाँ पे शानपंथी बोलते हैं। तो बड़ा शाना आदमी है। शाने लोग होते हैं ना, तेज, वो थोड़ा रास्ता बना लेते हैं, फटाफट फटाफट कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, बहुत हम्बल, सबकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नमस्ते जी, कैसे हो आप, ये वो। तो उनको लोग ना, उनकी जो काबिलियत होती है उसको कम आंकने लगते हैं लोग, शुरू शुरू में। अभी जो मेरी हम्बलनेस है, वो अब मेरे लिए strength है। अब लोग मेरे को ये बोलते हैं कि यार, तूने इतना कुछ काम कर लिया, इतना अच्छा गाते हो, इतना ये करते हो, वो करते हो, आप जी टीवी पे आ रहे हो, आपकी एल्बम्स आ रही हैं, गाने आ रहे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे हम्बल, कितने हम्बल आदमी हो। ये है एक बड़े बड़े कलाकार की निशानी। अभी ये सुनने को मिलता है। लेकिन एट द कॉन्ट्रेरी, जब मैं आया था, तो ये हम्बलनेस मेरे लिए ये हो जाता था कि इसको आता कुछ नहीं है, इसलिए इतना हम्बल है। तो ये भी अच्छा, होता अच्छा, है। वो बैकफायर बैकफायर करता है टाइम्स ना, बैकफायर करता है। बैकफायर करता है, हाँ। तो यहाँ पे ना एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। काफी लोग सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी, जो बॉम्बे आना चाहते हैं, यहाँ पे ना आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। आपको हम्बलनेस कैसे यूज करनी चाहिए, आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपने जो आपका हुनर है उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब आप
उसका गाना सुनाओ, तो फिर उस वक्त डरना नहीं है। उस वक्त ये नहीं सोचना है अरे आप तो बड़े सिंगर हो, आपके सामने मैं कैसे गा सकता हूँ। ये जो था ना, ये बैकफायर कर जाता है। तो ये मेरे में भी था, तो बहुत बार बैकफायर किया है मेरे साथ ये। मैं ये बोलने की आदत थी कि किसने बोला कि अरे आप गाते हो, हाँ जी थोड़ा बहुत गाता हूँ। तो वो बोलते थे थोड़ा बहुत गाते हो तो यहाँ पे आपकी जगह नहीं है। तो ये होगा। और नहीं, सही है कि आपने, क्योंकि इतना सारा काम कर लिया। और दोस्तों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यूवी भाई सारे गामा पा के वन ऑफ द मेंटर हैं। तो जो सारे गामा पा की जो जूरी, उसमें काफी सालों से मेंटर हैं। तो जी जी यूवी भाई, वो सफर जी। मैं कैसे हुआ सारे गामा वाला? ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा पहला जो हिट गाना था, वो हिट गाने में मतलब मैं एक पार्ट था, दैट वाज फेविकॉल, फेविकॉल। दबंग 3 का। हाँ, तो उसमें मैंने मुझे याद है मैं ऐसे ही घूम रहा था और मेरे को भाई भाई का फोन आया था कि यूवी तो कहाँ पे है। तब मैं उनका असिस्टेंट नहीं था उस वक्त तक। उन्होंने बोला कि मैं ना भैया यहीं पे घूम रहा हूँ कहीं आसपास, स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को गीत स्टूडियो है, गीत स्टूडियो में बुलाया, बोलते फटाफट आ जा। तो उन्होंने मेरे को एक पार्ट सुनाया, गाना सुनाया, बोलते गाना कैसा है। मैंने कहा, भैया बहुत कमाल है, मैंने सुपर हिट गाना है। बोलते चल फिर इकट्ठे गा लेते हैं। वाह तो वाह इस वाह। तरह से, हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि क्या होना है। मैंने गाया गाया, उसके बाद कुछ दिनों बाद ये भी नहीं पता था कि ये किसके लिए हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब गाना गाते हैं ना, तो बहुत बार पता नहीं होता है कि कौन सी फिल्म के लिए है, क्या है, ना ही हम लोग पूछते हैं। गा दिया, चला गया। थोड़े दिनों बाद, हार्डली कुछ ही दिनों बाद पता लगा वो एक दबंग 3, दबंग 2 में आ रहा है गाना। और फिर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आएगा, तो अचानक से देखा उसमें हाँ, नाम भी आ गया। क्योंकि बॉलीवुड में ये कई बार हुआ है, ये कई बार होता है कि आप गाना गाते हो, बाद में पता चलता है आपका गाना कट गया, वो किसी और ने गा दिया और किसी और ने रिलीज कर दिया है मूवी में। नहीं ऐसा नहीं, भी हुआ मेरे होगा। साथ तो मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने गाना गाया हुआ है। मैंने और कविता कृष्णमूर्ति जी ने, एक फिल्म थी शरारत, उसमें मैंने गाना गाया था। मैंने और कविता जी ने। शरारत शायद अभिषेक अभिषेक बच्चन वाली। हाँ जी हाँ जी, बहुत अभिषेक पहले की बच्चन, फिल्म है हाँ तो। बहुत पहले, हाँ वो हाँ, तब मैं, 2003 4 5 के राउंड आई थी शरारत। हाँ ऐसे ही थी जी। तो जिसमें उसमें गाना मैंने, था एक लड़की मुझे चाहती है मगर, वही वाली मूवी शायद। हाँ, सोनू भाई का तो उसमें गाना, उसमें, हाँ हाँ जैसे, तो मैंने उसमें गाना गाया, मेरा नाम ही नहीं। तो मैं हाँ। किसी को बताता था ये मेरी वॉइस है। वॉइस थी, लेकिन नाम नहीं था। तो ये भी होता है। तो इससे ऐसा भी कितना सफर फर्क पड़ता है देखा है। भाई कि आपने आपने गाना गाया, आपका नाम नहीं आया, जैसे आपके साथ हुआ इनिशियल डेज में। इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है किसी के करियर में? देखो बहुत फर्क पड़ता है। वो मतलब ऐसा ही है जैसे कि अ, मंजिल, एक शिमला से गाड़ी चली है, वो दिल्ली जा रही है। तो आपको उसमें लिखा नहीं है कि दिल्ली जा रही है, तो आप उसमें चढ़ गए हो, आपको पता ही नहीं है कि जा कहाँ रही है। वो सुबाथू से भी जा सकती है, धर्मशाला भी जा सकती है। तो वो जिनका नाम नहीं आया उनकी हालत ऐसी होती है। वो लोगों को बताते हैं मेरी मेरी आवाज। अच्छा, लोगों को पता भी होता है कि इसकी आवाज है, लेकिन बोलते हैं कहाँ, तेरा नाम तो है नहीं। तो उससे काम नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम नहीं, है, यकीनन नाम होना बहुत यकीनन, जरूरी ये सही बोल, सही बोल। है। तो वो फिर उसके बाद अभी एक फिल्म आई, क्या कूल है हम 3। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें वो भी बड़ी कमाल की बात हुई थी। उसमें अगेन ऐसे ही हुआ कि वाजिद भाई का कॉल आया। उनकी आवाज़ खराब थी, उनका गला खराब था। तो उनको किसी सिंगर को गाना गवाना था। तो मैं उनको असिस्ट भी करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो ये सिंगर है, इसको गाना गवा लो। तो इक्का, आपको शायद पता होगा, इक्का वेरी फेमस रैपर। तो जी। वो गाना गा चुका था, और हम्म। वो मतलब रैप कर चुका था अपना पार्ट। और मुझे जो मेलोडी वाला पार्ट था, तेरा रूप हाय फाय मैं हूँ नोटी बॉय फुल नाइट करेंगे एंजॉय, ये लाइंस वाह थी। वाह। मेरी मेरी लाइंस थी। तो वो गाना किसी से गवाना था, तो मैंने उससे गवाया। और तो मैं उनसे, अपने रिकॉर्डिस्ट हैं ताती भाई, अबानी जी। तो मैं उनसे बोला था, मैंने भैया ये गाना ना सुपर हिट गाना है, मैंने मेरे को मिल जाए तो मज़ा आ जाए।
तो वो ऐसे ही मजाक में बोलते लेकिन तेरा है तो नहीं ना। तो बोलते चलो कोई बात नहीं। तो मुझे याद है मैंने वो गाना गवाया और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। रात को अ, उनके मैनेजर का, साजिद वाजिद के मैनेजर, उनका मुझे फ़ोन आया कि "योगी भाई आपको सुबह वापस इधर आना है स्टूडियो 10:30 बजे"। मैं कहा, ठीक है आता हूँ। तो जब मैं वापस गया तो पता लगा कि, तो फिर वाजिद भाई का फ़ोन आया कि तूने गाना सुना है, उस गाने को वापस गा दे। वाजिद भाई भी नहीं थे सामने, तो मैं था और अबानी जी थे, और मैंने वो गाना गाया। तो मैंने फिर वाजिद भाई से पूछा, मैंने भाई तो हो गया था कल गाना, मैंने कल तो गवा दिया था। बोलते नहीं, उनको आवाज़ पसंद नहीं आई पिताजी को, और बोलते मज़ा नहीं आया। तो फिर वो मुझे गाना गवाया, फिर उन्होंने उसको प्रेजेंट किया गाने को, तो सभी को मेरी वॉइस पसंद आ गई। तो फिर वाजिद भाई ने भी स्टैंड ले लिया कि नहीं मुझे यही आवाज़ चाहिए, अब हम चेंज नहीं करेंगे, यही यही। तो इस तरह से कनिका कपूर और मेरा वो गाना आया और वो आते ही सुपर डुपर हिट हो गए। तो वो जो मतलब जो चेंज आया लाइफ में, इस गाने के बाद ज़्यादा आया, क्योंकि ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। और वो जब हिट हो रहा था उन दिनों, तो सारेगामापा का जो जी में जो ज्यूरी वाला सिस्टम शुरू हुआ, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसमें साजिद वाजिद, प्रीतम दा, और साजिद वाजिद, प्रीतम दा, और कौन था, मीका पाजी, ये तीनों जजेस थे उस वक्त। तो क्योंकि मेरा ये गाना जी का ही था उस वक्त, साजिद वाजिद ने भी रिकमेंड किया कि इसको लेना चाहिए। तो वो इसके कारण मुझे फायदा हो गया कि यार ये प्लेबैक सिंगर, तो वहां पे शुरू जो सफर हुआ अब तो अभी तक चल रहा है वो। मतलब आपकी कहानी को देख के वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज को, तो वो जो सच्ची जो लगन थी आपकी, जो चाहत थी, फाइनली जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज होती है ना, हैप्पी एंडिंग्स होती है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है हीरो के साथ। लाइक फाइनली, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबके हीरो हैं और काफी सारे बच्चे, क्योंकि हिमाचल के आपको या छोटे छोटे जगहों के आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं, और अब आप मेंटर है सारे गामा पाके इतने सारी जगह से। तो वो जो हैप्पी एंडिंग जब होती है कि हाँ अब चीजें, जो मेहनत की है मैंने, जिन जो रातें मैं अकेले बैठ के रोया हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ कोई होता नहीं है, कोई कंधा नहीं होता सिवाय अपने हौसलों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फाइनली जब पे बैक हुई, उसके बाद जो मम्मी पापा घर वालों का रिएक्शन, वो क्या था, वो कैसा रहा? देखो देखो, मैं आपको बताऊं, जब आप कुछ बन रहे होते हैं ना, आप अपने लिए बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, और उसका सबसे ज्यादा फायदा भी आपको ही होना होता है। फैमिली जो होती है ना, वो बेवजह पिस रही होती है। फैमिली का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो सब पिस रहे होते हैं। तो मुझे लगता है, और ऐसे में फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है, वो जो सपोर्ट होती है, वो वो हमारी स्ट्रगल से भी ज्यादा उन लोगों की सपोर्ट होती है। उन लोगों का जो दुख तकलीफ, अपने बच्चों को देखना, अपने हस्बैंड को देखना, अपने भाई को देखना, मतलब ये सब कि जरा रोज जा रहा है, कोशिश कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में। तो मुझे लगता है फैमिलीज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और फैमिलीज अगर आपके साथ ना दे, अगर आपकी वाइफ साथ ना दे, तो आपको खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते। तो तो पैसा इनका रोल ह्यूमन बहुत की जिंदगी में क्या मायने रखता है, पैसे के क्या मायने हैं? अभिषेक भाई, आज के टाइम में अगर आप पैसा देखना चाहो, कोरोना के टाइम में, ये जो कोरोना काल चल रहा है पिछले 2-3 महीने या 4 महीने से, तो खाने की बस इतनी इम्पोर्टेंस है कि आपको, मतलब इसकी पैसे की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल जाए, सिर पे छत हो। इससे ज्यादा पैसे की कोई वैल्यू नहीं है अभी के टाइम में। लेकिन यकीनन। मुझे जो लगता है कि, हाँ, आप देखो ना, अभी अभी आपके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, वो नीचे खड़ी है 2 महीने से, मतलब खड़ी है तो खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हो, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, आप मॉल नहीं जा सकते हो, आप फिल्म देखने नहीं जा सकते हो, सच बोल रहे हैं आप। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको घर में रहना है, सेफ रहना है। तो सेफ रहने के लिए क्या चाहिए? 2 टाइम खाना, बस। तो पैसे की बस इतनी वैल्यू है
लेकिन चलो ये तो एक हंसी वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैसा लाइफ में ना इतना जरूर होना चाहिए सबके पास कि कभी किसी से मांगना ना पड़े। और यकीनन। मतलब हाँ, अपनी ज़रूरतें आप पूरी कर सको, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सको, और खुशी खुशी से मतलब जो चाहिए वो वो पूरी होते रहें, छोटी मोटी ज़रूरतें। इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती नहीं है लाइफ में। कभी ऐसा हुआ यूवी भाई कि बॉम्बे में है और कभी किसी यार दोस्त से उधार मांगा हो कि भाई पैसे दे दे, बहुत जरूरी काम है, चाहिए? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है। पैसे उधार लिए भी हैं, दिए भी हैं। जब दिए भी हमारी हैं। हालत ठीक नहीं थी तो पैसे उधार लिए, और जब ठीक हो गई तो आगे हमने भी दिए। तो ये तो होता ही है, ये होना, ये तो हॉस्टल टाइम से ही होता था, चंडीगढ़ से ही होता था। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, और लोगों ने साथ भी दिया, ऐसी बात नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा बहुत वक्त वक्त पे साथ दिया। बहुत मुश्किल टाइम में उनके थोड़े से जैसे 100 ही रुपए थे, लेकिन वो उस वक्त 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तो ऐसा लगता था कि ये 100 रुपये भी काम आएगा, ये जरूरत हुई है, और कुछ वैसे एक नहीं। एक चीज है वैसे शायद यूवी भाई की, जो हम छोटे जगह के लड़के होते हैं, शायद हमारी जरूरतें भी ना बहुत छोटी होती हैं, तो शायद हम छोटे में जी गुजारा जी कर भी लेते हैं। क्योंकि मैंने जी। देखा है कि कई सारे लोगों को देखा है कि जो बॉम्बे आते हैं, बहुत बड़े अमीर बैकग्राउंड से आते हैं, और घर में बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं कि जाओ, हम तो तुमसे हेल्प नहीं लेंगे, हम खुद से बन जाएंगे, बॉम्बे हमारा इंतजार कर रहा है। वो टीनेज एज ऐसी होती है, और उसके बाद जाके हाँ वो बिल्कुल। बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं। शायद छोटे शहर के लोगों को थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ता होगा, मुझे मुझे लगता है। बाकी काम में तो स्ट्रगल सबका बराबर ही है। काम तो ये नहीं देखता कि बिल्कुल कौन छोटा है कौन बड़ा है। और कनेक्शन और बिल्कुल टैलेंट कितना है, जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे आपकी हम्बलनेस, आपके कनेक्शन और आपका टैलेंट ही काम आता है। इस बात से कितना सहमत बिल्कुल होंगे काम आप? है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या होता है जब आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, मान लो भाई, आपस में हम बात करते हैं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप सोलन से, हम सोलन में मिले थे उस टाइम, मेरा शो था वहाँ पे, मुझे याद है। तो वहाँ पे हम मिले थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरे को जानते हो, आपने मुझे बोला कि यार यूवी मेरे को एक गाना गाना है, और आप थोड़ा सा गाते हो, मैंने कहा, चलो हाँ पक्का पक्का गाना गाओ। तो मैं आपको माइक के सामने खड़ा कर दूंगा। ये तो हुई कनेक्शन से, आपका कनेक्शन हो गया तो आप माइक तक पहुंच गए, लेकिन उसको गाना तो आपको है। तो उस वक्त आपने जो सीखा होगा वो काम आएगा। तो मुझे लगता है जो सीखना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी कनेक्शन चीज एक वनेक्शन पैकेज सब है ना, बन जाते हैं। कनेक्शन, अपनी हम्बलनेस, अपना कनेक्शन, अपना टैलेंट, वो तीनों चीजें जहां मिल जाती है चमत्कार हो जाता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हम्बलनेस जैसे सल्लू बस भाई है, इतनी सी सल्लू है भाई के अभिषेक भाई बारे में कि बहुत बार सुना है। जैसे साजिद वाजिद भाई भी बोलते हैं सल्लू भाई के बारे में, सलमान भाई के बारे में, या बड़े बड़े स्टार्स के बारे में, सबके, कि उनका कोई दोस्त है, वो जी देख रहे हैं, और अगर वो अच्छा काम कर रहा है, मेहनती है, तो वो चांस देते हैं, और बाकी आगे तो किस्मत है। जैसे आपके साथ हुआ कि उन्होंने, क्योंकि वो आपको जानते थे, आपकी मेहनत देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने हार्डली, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंड किया आपके लिए कि हाँ, स्टैंड लेके कि हाँ, हमें ये आवाज चाहिए। तो वो आपकी ये मेहनत आवाज चाहिए, हाँ। थी। बिल्कुल, वो आपकी मेहनत थी, आपकी हम्बलनेस, फिर उसके बाद कनेक्शन आया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ना, मैं बताऊँ, हम्बलनेस सिर्फ इतनी चाहिए होती है, ये है कि आप किसी के सामने बिक जाओ, इतना कि अगर मेरे सामने कोई अ, अच्छा काम करने वाला आदमी है, तो मुझे उसको रिकग्निशन देनी है कि आप, आपको पता है, आपको आता है, तो मुझे बस इतना सा रिकग्नाइज करना है कि यार आप मेरे से अच्छे हो। बस इतनी सी अगर हम आप में हम्बलनेस है, तो वो आपको बहुत काम देती है, और मुझे तो हम्बलनेस काम आई है एक्चुअली। कि मैं देखता हूँ, मैं आपकी सक्सेस, बिकॉज बहुत टाइम से हम जुड़े हैं फेसबुक पे, और बहुत बहुत टाइम से, लाइक, क्योंकि एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं, तो एक जो ग्रोथ है वो दिखती है कि कहाँ से कहाँ, और हमें बड़ी हाँ जी। खुशी होती है कि हाँ, यूवी भाई दिन दुना रात चौगनी, एक 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 वृद्धि कर रहे हैं लाइफ में, एक ऊपर जा रहे हैं, तो खुशी होती है बोलने के लिए। जैसे अब आज आप मेरे दोस्त हो, तो कहीं ना कहीं देखिए, लाइव करना था तो आपने बड़े जल्दी से हाँ कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई और बोलता तो, वही वाली बात है, कनेक्शन यही काम आते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हाँ सपोर्ट बिल्कुल काम आती है बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल। के लिए जर्नी में। तो यूवी भाई, कई बार जी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने बहुत खूबसूरत एक गाना ट्रायल में गाया होगा, और वो गाना किसी ऐसे सिंगर को दे दिया गया होगा कि शायद आपको ये लगा होगा कि मे बी उसने आपके मुकाबले हल्का गाया है। ऐसा कभी हुआ है?
हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, स्टिल। हाँ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैंने गाने गाए और उसके बाद पता लगा कि मेरा वॉइस नहीं है। और रिसेंटली भी हुआ है, मतलब बहुत थोड़े से दिनों में, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में हुआ है। तो ऐसा लगता था कि यार काश ये गाना मुझे मिल जाता है। बट ठीक है, वो लाइफ बदल ये जाती है, यहाँ लाइफ पे बदल जाके जाती है। किस्मत। हाँ, यस। लेकिन ये किस्मत है, मुझे लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती है कई बार। लेकिन इससे आपके काबिलियत का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होता। कई बार ना मैंने गाना गाया, बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है कि मैंने गाना गाया, आपको पसंद आया या नहीं आया। मैंने बहुत अच्छा गाया लेकिन फिर भी आपको मजा नहीं आ रहा, आपने बोल दिया कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए ना कोई फिर इफ एंड बट नहीं है कि यार मैंने तो बहुत अच्छा गाया, सुरीला गाया, एकदम सुर एकदम परफेक्ट है। बोलेगा "आप बहुत अच्छा गाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या करूं"। तो वो डायरेक्टर आर्ट ऐसी है, प्रोड्यूसर पूरी सब्जेक्टिव टीम चीज है। टीम बिल्कुल, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी टीम का डिसीजन होता है वो, यकीनन। हाँ। और बाकी किस्मत बड़ी चीज है। आप किस्मत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए। भाई, आपको देखने के बाद एक चीज दुनिया को पता चलती है। कल मेरी अंकुर भाई से भी बात हो रही थी, तो वो भी इसी बात का एम्फेसिस दे रहे थे, और राजीव भाई से बात हुई तो, कि गाड़ियां कितनी भी हो हमारे पास, पैसा कितना भी हो, इस वक्त जो आपने एक बात बोली कि वही घर का खाना और वही जो कंफर्ट वाले कपड़े वही काम आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है पैसा उतना जरूरी है जितना हमें किसी से मांगना ना पड़े, किसी के सामने बस हाथ ना फैलाना पड़े। और बस। किस्मत निकल के आई यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि कई लोग बोलते हैं मैं किस्मत को नहीं मानता, बट ये है कि सही टाइम पे सही मूवी किसी ने नहीं की, किसी और को मिल गई और उसकी जिंदगी बदल गई। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल हैं यहाँ पे। तो ये किस्मत बिल्कुल। है यहाँ पे, मेहनत कितनी भी है, नहीं नहीं, किस्मत तो किस्मत है है। ही है। अभिषेक भाई, अगर कोई ये बोलते हैं कि किस्मत नहीं होती, सिर्फ कई लोग, मैंने सुना है ऐसा लोग कि मेरी मेहनत, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं सच्ची बोलूं, इसमें कुछ नहीं होता, मैंने कुछ नहीं किया होता है। ये वक्त होता है कि किस्मत होती है जो आपसे करवा लेती है उस वक्त काम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ, मान लो आर डी बर्मन जिंदा रहते रहते, जब वो, एक टाइम था जब वो टॉप पे थे, ठीक है। और एक ऐसा भी वक्त आया कि वो लोग कहते हैं वो वेट करते थे कि किसी का फोन आए काम के लिए। बिल्कुल, किशोर तो साहब वो, के साथ हुआ है, किशोर तो साहब ऐसा के साथ हुआ है इसका। हाँ, किशोर। हाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको काम करना नहीं आ रहा था, या मतलब काम उतना ही आता था उनको, लेकिन उस वक्त उनकी ना किस्मत काम नहीं कर रही थी। भगवान ने आपको एक वक्त दिया है, उस वक्त में आप ऊपर आते हो, और जब वक्त खत्म हो जाता है आप नीचे उतर जाते हो, ये साइकिल। तो ये जिसको, जो ऊपर ही आया है उसको नीचे आना ही है। तो उसको काम उतना ही आता है हमेशा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हम्बल रहना बहुत जरूरी है, कि किस्मत आपको ऊपर ले जाती है और वही नीचे ले जाती है। तो बिल्कुल, मैं पीछे आपकी मेहनत वेहनत अपना कुछ कुमार काम शानू नहीं भाई का, करेगी। बिल्कुल मैं कुमार शानू भाई का इंटरव्यू देख रहा था पीछे, काफी पुराना इंटरव्यू था जब उनका ये गाना आया था, दम लगा के हईशा वाला। तो उन्होंने तब बताया कि मैं हाँ काफी जी। टाइम से स्टूडियो नहीं गया था। अनु मलिक साहब ने बताया कि वो जब स्टूडियो में आए, माइक के सामने खड़े हुए, वो थर थर कांप रहे थे, और वो बोले अच्छा। कि मैं कैसे गा पाऊंगा। तो अनु मलिक साहब ने, मतलब ये यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, उनके इंटरव्यूज के पड़े हैं, दम लगा के हईशा के, अच्छा। खुद कुमार शानू भाई ने बोला और खुद ये अनु मलिक साहब ने, कि मतलब एक समय का सबसे टॉप का सिंगर। तो अनु मलिक साहब ने बोला कि भाई तू आशिकी का सिंगर है, तू दीवाना का सिंगर है। तो मतलब एक जोश हाँ। जगाया। पर कहीं ना कहीं वो जो रिलेशन थे वो दोनों के काम आए, क्योंकि अनु मलिक साहब को भी उस वक्त काफी काम नहीं मिल रहा था। और एक समय ऐसा था कि जब अनु मलिक साहब या कुमार भाई के बिना मूवी नहीं होती थी, स्पेशली गाने नहीं डाले होगी, जाते सही थे, बात है। सिचुएशन क्रिएट अरे किया उनके जाता आठ था। आठ गाने होते, बिल्कुल। एक फिल्म में 8 गाने, और सारे के सारे कुमार शानू गा रहे हैं। और बिल्कुल। मतलब इससे अच्छा टाइम और क्या देखेगा कोई। बिल्कुल, ये इनाम है, ये एक मतलब, सिंगर का इनाम है। यूं ही भाई, आपका खुद का एक हाँ। गाना जो आपके दिल के सबसे ज्यादा क्लोज है। अ, मेरे बहुत सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। अ, मैं गा के सुनाऊं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक ना बहुत सिंपल सा गाना है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है।
हम्म, तेरे बिना जिंदगी से कोई वाह वाह शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, वाह वाह। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। वाह वाह। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है। और इसी फिल्म में एक और गाना था जो कि मतलब बहुत ही करीब है मेरे, मतलब कितने भी गाने बन जाए वो गाना मेरे को सबसे ज्यादा नजदीक लगता है मुझे। हम्म, हम्म, तुम आ गए, वाह नूर आ गया, नहीं तो रागों से लो जा रही, वाह जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए, नूर आ गया। वाह ये वाह। पुराने गानों में से मुझे सबसे अच्छा लगते हैं। और आपके खुद के गाए हुए गानों में से आपका फेवरेट एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है? अ, मेरे एक एल्बम आई थी, आ भी जाए, तो उसमें से मुझे खुद का गाया हुआ गाना जो है वो दो गाने हैं। एक तो क्लासिकली बेस्ड है थोड़ा सा, हम आज राग पे। हम्म, मोरे पिया तोरे बिन लागे ना जिया, ओ वाह वाह पिया तोरे बिन लागे ना, हाँ, तोहरे मिलन की आस लगी है, आए नहीं मोरे हैं, मोरे पिया तोरे बिन लागे ना। ये वाह गाना वाह। है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरी एक और गाना रिलीज हुआ था जी म्यूजिक से। गाना था वसदा नसीबां विच। वो मेरे गुरुजी की कॉम्पोजिशन है। प्रीति ने लिरिक्स लिखे हैं। वसदा नसीबां विच तू ही मेरे ढोलना वे, जिंदड़ी भी तेरी है दुआ, वाह वाह। जिंदड़ी भी तेरी है दुआ। ऐसे कुछ था मतलब ये गाना। यूवी भाई, कई सारे नए लड़के हैं जो अपना सिंगल नंबर निकालना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता। अच्छा गाते हैं, सीखे हुए भी हैं, कि कैसे निकालें या कैसे इसे वर्कआउट करें, और कितना खर्चा आता है एक सिंगल नंबर के लिए, विद रिकॉर्डिंग एंड वीडियो पिक्चराइजेशन, नॉर्मली नॉर्मली। तो वो अगर आप लोगों को एक आइडिया दे सकें। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये ना इट्स लाइक कि आपको किस क्वालिटी का गाना चाहिए। जो हम जिस क्वालिटी के गाने हम फिल्म में सुनते हैं, जिन फिल्म को सुन के हम बोलते हैं कि वाह क्या गाना है, कितना बड़ा गाना है, वो बहुत महंगे बनते हैं। मतलब एक एक गाना कई बार 12-15 लाख रुपए में सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होता है। तो उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छे एल्बम का गाना विद ऑडियो वीडियो अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज चाहिए होता है, विद ऑडियो एंड वीडियो। क्योंकि एक अच्छा ऑडियो अगर आपको गई गुजरी हालत में प्रोड्यूस करना हो, बहुत अच्छा ऑडियो, तो विद म्यूजिशियंस, कंपोजिशन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, लिरिसिस्ट, ये वो सब कुछ मिला के 5 से 7 लाख रुपए के बीच में एक गाना बनता है। इतना चाहिए होता है। 5 लाख रुपए कम से कम आपको एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए चाहिए। बाकी उसके बाद तो ये है कि अगर आप वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हो,
म्यूजिशियंस में कॉम्प्रोमाइज करते हो कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा सस्ता वाला म्यूजिशियन ले लूंगा, मैं कहीं और मिक्स करवा लूंगा, मास्टरिंग कहीं और करवा लूंगा, करते करते तो आप, तो फिर आप लाख रुपए में भी गाना बना सकते मतलब जनरली मतलब यह है कि अगर एक अच्छा गाना बनाना है तो नॉर्मली रिकॉर्डिंग के लिए 5 से 7 लाख रुपए रिकॉर्डिंग और 5 से 7 लाख रुपए वीडियोग्राफी, मतलब 10 से 15 लाख रुपए का हो। खर्चा वीडियो, हाँ, नॉर्मली है। कम से कम। और इससे कम में ना, मैं बताऊं, अगर आपको डेब्यू करना हो तो इतना अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा वीडियो होगा, जितना अच्छा ऑडियो होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों तक पहुंचने की चांसेस हैं आपके। ऑडियो और विजुअल दोनों मतलब बराबर के, टक्कर के होने चाहिए, बहुत जरूरी है। और उससे पहले होनी चाहिए तैयारी। तैयारी, वो तो बिल्कुल। मतलब, वो तो सबसे मतलब बेसिक नीड है, उसके बिल्कुल। बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। नहीं तो आपके 10-15 लाख रुपए वो अ, डूब 5 पैसे के बराबर भी नहीं रहेंगे। हाँ, एक अच्छे बोले ना सिंगर के साथ पहले। अगर आप अच्छा करोगे हाँ। तो उसके चांसेस हैं। देखो, आप अच्छे सिंगर के साथ 15 लाख रुपए लगा के गाना बना रहे हो, वीडियो, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ना कुछ मौका मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वो शोज करना शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिसको गाना नहीं आता, वो 25 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए भी लगा देगा तो कुछ नहीं होने वाला। यूवी भाई, इस लॉकडाउन टाइम में आपने लोगों को बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से बताए जो शायद लोगों को बहुत काम आएंगे, जो आगे जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, यूवी भाई जैसे कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और आगे पहुंचना चाहते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि यूवी का क्या मैसेज है इस कोविड 19 के टाइम में और इस कोविड 19 से बाद वाले टाइम में दुनिया के लिए। देखिए, मैं कोविड 19 में वैसे तो इस इस टाइम में तो मैसेज बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि घर में रहिए, डॉक्टर्स की उनको रिस्पेक्ट दीजिए। पुलिस वाले बेचारे थक गए हैं, दिन रात लोगों को अंदर रखते रखते, और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी जो इतना सारा काम कर रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे एरियाज में जाना पड़ता है उनको जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब उनको ऐसे ऐसे एरियाज में जाके, वो पता नहीं कब उनको वो बीमारी लग जाएगी, तो वो उनका, देखो, उनका रोल तो बहुत बड़ा है। लेकिन इसके अलावा एक रोल है जो लोग ना, जिसको बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं। जो लोग, हम जैसे आज घर पे बैठे हैं, सबकी बीवियां, माएँ, बहनें, सबसे ज्यादा काम वो कर रही हैं, आपको दिन रात खाना खिला रही हैं। आपके लिए प्रॉब्लम है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है कि आप सो गए, आप उठ गए हो, आपके आपका सबसे ज्यादा ध्यान जो है, मेरी वाइफ मतलब, और माँ या सिस्टर, मुझे लगता है इनका इस वक्त सबसे ज्यादा रोल है। तो उनको भी सब लोग, मतलब मेरा ये है कि जो भी देख रहे हो, तो अपने घर में उनकी रिस्पेक्ट करो सपोर्ट करो, काम में सपोर्ट भी करो, कर और घर सकते हो पे ही तो जितना कर रहो। सकते हो उतनी सपोर्ट भी करो। बिल्कुल। हाँ, और कोविड बिल्कुल। 19 खत्म होने के बाद दुनिया जो होगी उसके लिए लोगों से क्या, लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, कोविड 19 तो खत्म होगा ही, हो सकता है जिस तरह से चल रहा है डेवलपमेंट्स है, हो सकता है आगे 6 महीने तक इसकी वैक्सीन आ जाए, या 7 महीने तक, या हो सकता है 1 साल तक। तो हमारा लाइफस्टाइल जो अब चेंज होने वाला है, तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन, और जब बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और ध्यान रखें कि किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, किसी को छुए ना, कोई आपको ना छुए। दूर रहकर, दिलों की दूरी ना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हो, दिल नजदीक रहे, और डिस्टेंस वैसे फिजिकली डिस्टेंस बना के चले। तो फिजिकल बस ये डिस्टेंसिंग हो, है। सोशल और ना हो, फिजिकल हो। यस, और इसके अलावा ये कि अभी जब हम इससे निकलेंगे ना 2 महीने बाद, बहुत सारे लोगों को हो सकता है काम ना मिले, तो मन छोटा ना करें, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और तो पॉजिटिव रहना है, कोविड पॉजिटिव नहीं रहना है, काम में पॉजिटिव रहना है, और लाइफ विश्वास में रखना है कि हमें आने वाला का टाइम अच्छा है, 100% अच्छा होगा।
यूवी भाई, भगवान से हम यही कामना करते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत गाने आप बनाते रहिए, गाते रहिए और दुनिया को यूं ही मोहब्बत से जोड़ते रहिए। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया थैंक और मुझे पूरी उम्मीद फिर किसी दिन हम जुड़ेंगे किसी और किस्से के साथ और कुछ और मीठी मीठी कहानियों के साथ, खट्टी मीठी यादों के साथ। इस टॉक में, बॉलीवुड डायरीज में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया भाई, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू अभिषेक भाई, फिर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू भाई, बाय बाय।